डिजिटल दुनिया ने हमें आवाज़ दी, लेकिन क्या हमने अपनी आवाज़ की हदों को समझा? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a बोलने का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। आईटी एक्ट 2000 और आईटी रूल्स 2021 ने फेसबुक, व्हाट्सएप पर नियम और कंप्लाइंट मैकेनिज्म तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A को असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि इसमें इंसल्ट, अनोयंस जैसे स्पष्ट शब्दों का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनुचित रोक लगाता था। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। इसने डिजिटल अधिकारों की रक्षा की नींव रखी। लेकिन सवाल ये है कि डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन की मौजूदा व्यवस्था क्या है? आपकी हदें कहां तक हैं? सीमाएं कहां तक हैं? कानून आपको कहां रोकता है? आपकी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए क्या बदलाव हुए हैं? और एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक के रूप में आपके अधिकार और आपके कर्तव्य भी क्या हैं, यानी कि आपकी भूमिका क्या बनती है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका कानून। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। मेरे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम जो आपके सवाल हैं हमें मेल करके पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी है आपका कानून.sansartv@gmail.com। मैं स्वागत करना चाहूँगी चारू प्रज्ञा, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, संसद टीवी में। चारू, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। चारू, सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि दरअसल डिजिटल कंटेंट रेगुलेशन क्या है, इसकी सीमाएं कहाँ तक है, कानून हमें कहाँ रोकता है, किस दायरे में हम बंध जाते हैं? अमृता जी, आज जो आपने विषय चुना है ये आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज से अगर हम 20 साल पहले चले जाते हैं तो ऑनलाइन दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सोशल मीडिया की दुनिया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की दुनिया, रील स्क्रॉल करने की दुनिया, ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया के साथ हमारे कानून को भी बदलना बहुत आवश्यक था, जो पिछले कुछ सालों में हमने देखा है। तो डिजिटल कॉन्टेंट वो हर एक इंफॉर्मेशन है जो डिजिटली हमारे लिए अवेलेबल है, चाहे वो मीम्स हो, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स हो, इंस्टाग्राम की रील्स हो, यूट्यूब पे वीडियोस हो, एक्स पर पोस्ट हो, फेसबुक पर पोस्ट हो, जो भी चीज़ें हम डिजिटली कंज्यूम करते हैं या शेयर करते हैं ये डिजिटल कंटेंट कहलाता है। और डिजिटल कंटेंट एक्चुअली आजकल हमारी दुनिया चलाता है। हम न्यूज़ कंज्यूम करते हैं डिजिटल कंटेंट से। डिजिटल कंटेंट अगर अच्छा है तो हमें सीखने को मिलता है, लेकिन अगर गलत है तो वो दंगे भड़का सकता है, वो किसी की आइडेंटिटी, किसी की पहचान चुरा सकता है, पैसों की चोरी हो जाती है। ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल दुनिया में एग्जिस्ट करती है और इसके बारे में धीरे धीरे हमारी जनता सीख रही है। आज की तारीख में 85 करोड़ जनता सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास व्हाट्सएप है, 40 करोड़ से ज़्यादा लोग यूट्यूब देखते हैं। तो आप ये देखिए कि जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में आईटी रिलेटेड लॉज, कंटेंट रिलेटेड लॉज कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। जाहिर तौर पे। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रा संवैधानिक पक्ष भी समझना चाहूँगी चारू। 19(1)(a आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन 19(2) जो है बी, यस, वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है। मैं चाहूँगी दर्शकों को आप सिंप्लीफाई करके बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में से लेकर क्या प्रावधान है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको फंडामेंटल राइट्स तो देता है अमृता जी, लेकिन फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि मेरा अधिकार आपके अधिकार के विपरीत नहीं हो सकता। अगर मेरे पास कुछ बोलने का अधिकार है तो मेरे बोलने से मैं आपका नुकसान नहीं कर सकती। तो जो फंडामेंटल राइट्स 19(1)(a और 19(2) की आप बात कर रही है, इसका यही एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है। क्या मेरे कहने से किसी बात को मेरी देश की अखंडता पर आँच आती है तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच मुझको अलाउड होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। चाहे मेरे कुछ कहने से किसी धर्म या जाति विशेष के खिलाफ मैं नफरत फैला रही हूँ तो क्या ये मेरा अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरे कुछ कहने से मैं कुछ अश्लील, कुछ ऑब्सीन कंटेंट फैला रही हूँ, क्या ये मेरा अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जितने प्रावधान हैं इनको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरे फंडामेंटल राइट्स किसी और के फंडामेंटल राइट्स टू लिव अ लाइफ
विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, उसका हनन ना करें, हनन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। चारों सोशल मीडिया आज हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है और हम कितने प्रॉम्प्ट हैं उस पर हम ये भी देख रहे हैं। कई बार बिना सोचे समझे जो है हम कंटेंट रिलीज़ करते हैं और अपनी राय जो है उस पर रखते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर जाकर धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं, किसी की मान हानि होती है या कुछ ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं देशद्रोह के दायरे में भी आता है, तो क्या इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे कानून में व्यवस्था है, और अगर है तो वो क्या है, किस हद तक है? जी बिल्कुल, हमारे कानून में पहले से ही आईपीसी और अब भारतीय न्याय संहिता का जो एक नया एक रूप आ गया है, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन उसके अलावा अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आई थी, उसके भी कुछ प्रावधान हैं जो हमारी सुरक्षा करते हैं, और आने वाले समय में जो आईटी एक्ट्स हैं उसके तहत भी हमारे रेगुलेशंस चलते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, हम अगर यहाँ पर डिस्कस करें भारतीय न्याय संहिता को, तो जो क्लॉज 198 है वो एक व्यक्ति के खिलाफ या एक समाज या एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की जितनी सारी बातें हैं उनको दंड देने की बात करता है। एक हमारे पास क्लॉज है जो डिसइंफॉर्मेशन, एक डिफेमेशन, किसी को बदनाम करना, किसी का अपमान करना, उस सब को रेगुलेट करने का काम करता है। उसके बाद आईटी एक्ट के अंदर एक सेक्शन 66 का प्रोविजन है जहां पर वो आपको फ्रॉड से बचाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट से बचाता है, कि कल को कोई ऑनलाइन जाए और अपने आप को चारू कहने लग जाए, उस चीज से मेरा बचाव होना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे पास है। तो आज की तारीख में केवल ये जरूरी नहीं है कि हम जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें हम लाइक और शेयर करें, आज उतना ही जरूरी है हम अपने कानून को जाने समझें, अपने अधिकारों को जाने समझें और उनका इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप समझाएं कि अगर कोई इसका विक्टिम है, शिकार होता है, चाहे वो किसी की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंच रहा है या उसकी मानहानि हो रही है, कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके तहत आप कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और आप कहां जाके शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ इस तरीके से डिजिटली कोई रेगुलेशन को वायलेट कर रहा है? आजकल सब एक बटन दबाकर जो चाहे वो कह सकते हैं जी, जो चाहे, जिसके बारे में चाहें, जिस तरीके के शब्दों में चाहें वो कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को लाचार महसूस करें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना बचाव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, पहला कदम हमारे पास ये है कि हम जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। हर एक पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल होता है, एक अलग सेल होता है हर पुलिस स्टेशन का, साइबर क्राइम, साइबर पुलिस का, जहां पर हम जाकर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वहां तक नहीं जा पा रहे तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारे गृह मंत्रालय में एक साइबर क्राइम का पोर्टल है। सिंपली आप उस पोर्टल में, आप जहां पर भी हैं, साइन इन करिए, अपना वहां पर इंफॉर्मेशन, अपना नाम और जो भी आपकी समस्या है उसको लिखिए। आपके पास ये एक रिलीफ अवेलेबल है, cybercrime.gov.in। बहुत सिंपल सा वेबसाइट है, मैं सबके बेनिफिट के लिए बता देती हूँ, www.cybercrime.gov.in। तो यहाँ पर अगर आपकी ऑनलाइन ट्रोलिंग हो रही है, आपकी साइबर स्टॉकिंग हो रही है, आपके चित्रों को मॉर्फ किया जा रहा है, एक ऑब्सीन तरीके से दिखाया जा रहा है, आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या आजकल पॉर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर भी महिलाओं की, बच्चों की फोटोज पाई जाती हैं, इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप या तो पुलिस स्टेशन के साइबर सेल में कंप्लेन कर सकते हैं या एक गृह मंत्रालय की इस वेबसाइट पे कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो आईटी हमारे रूल्स बने हैं, आईटी रूल्स 2021 में आए हैं, उसके तहत आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक ईमेल या एक कंप्लेन भेज सकते हैं, जिसके तहत उनको कंपल्सरीली इस जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है या जो भी हार्मफुल इमेज है उसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए एक कंप्लेंट रिड्रेसल ऑफिसर को बिठाया गया है, अब वो चाहे फेसबुक हो या वो इंस्टाग्राम हो या वो यूट्यूब हो। जब आप वहां कंप्लेंट करेंगे, उस ऑफिसर को आपकी कंप्लेंट देखनी होगी, इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर उस पर रिस्पॉन्स लेना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मॉर्फ्ड इमेज किसी महिला की इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जाम्पल पाई गई है, अगर आप वहां कंप्लेन करती हैं, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ रिड्रेसल आपका ये है कि आप वहां कंप्लेन करें, उसको वो देखा जाएगा और उस पोस्ट को
हटा लिया जाएगा। इन दी एंड पुराने भी कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारे काम आते हैं, जैसे जो विमेन सेल्स होती हैं, जो NCW है या जो दिल्ली का एक विमेन कमीशन है, आप इन सारी जगहों पर भी जाकर शिकायत कर सकते हैं इफ आप महिला हैं तो। और लास्टली फाइनली इस सारी चीज़ों के ऊपर जो फाइनल अथॉरिटी बैठी है वो हमारी सरकार है। तो इन दी एंड द बक स्टॉप्स देयर। आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी चैनल, किसी भी माध्यम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि मुझे लगता है दर्शक ये भी ज़रूर जानना चाहते होंगे कि ये जो शिकायतें हम दर्ज करा रहे हैं या फिर अगर कॉम्पनसेशन की बात अगर कहीं पर आती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और अगर हम सज़ा की बात करें तो जिसके खिलाफ हमने शिकायत की है वो अगर सही साबित हो रही है तो किस तरह की सज़ा का प्रावधान है? ये एक इवॉल्विंग दुनिया है, ये धीरे धीरे हर दिन बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल जब हम 2021 में IT रूल्स को लेकर आए थे तो डीप फेक्स इतने ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थे। डीप फेक्स कुछ इस टाइप की वीडियोज़ होती हैं जिसमें पता चलाना बहुत मुश्किल है कि वो असली वीडियो है या वो नकली वीडियो है, कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इवॉल्विंग हैं। तो उसी तरीके से हमारा कानून भी इवॉल्विंग है। जो भारतीय न्याय संहिता के रूल्स हैं आपके किसी भी हक का उल्लंघन करने के, वो सारे के सारे इस पर अप्लाई होते हैं। बहुत सारे प्रदेश हैं जो अब डिटेल्स में इन लॉज को और अच्छे से स्टडी करना चाह रहे हैं। एक बात और है, हमें जो बोलने की आज़ादी, जो एक बहुत तगड़ी रीच मिलती है, अपनी बातों को वायरल करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो सिर्फ सोशल मीडिया से मिलती है। लेकिन कभी कभी लोग वायरल हो जाने के लिए जिस तरीके की बातें कर देते हैं, लिख देते हैं, सही और गलत, वो दूसरे लोगों को बहुत तगड़े तरीके से इम्पैक्ट करती है। तो चाहे वो IT लॉज के तहत आपको प्रोटेक्शन हो, जैसा मैंने कहा था फ्रॉड के लिए या इन सब चीज़ों के लिए, या फिर भारतीय न्याय संहिता के तहत हो, ये वो ही सारे प्रावधान हैं जो रियल लाइफ में अगर आपको कोई हैरेस करता है वर्सेस आपको कोई ऑनलाइन हैरेस करता है, इसमें अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है। आप चारों OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स है, प्राइम है और तमाम, अगर यहाँ पर कंटेंट की अगर हम बात करें या YouTube चैनल्स हैं, इन्हें रेगुलेट करने के लिए क्या किसी तरह के कानूनी प्रावधान है, किसी तरह की सेंसरशिप है, और वो किस तरीके से अपना काम कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कई बार जो रेगुलेशन है वो नहीं दिखता, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सही गलत बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय कहीं ना कहीं समाज को दिग्भ्रमित कर रही हैं, गलत दिशा भी दे रही हैं। हमारे देश में जिस तरीके से एक सेंसर बोर्ड का इस्तेमाल होता है, वो पिक्चरों के लिए होता है, वो एडवर्टिजमेंट्स के लिए होता है, वो TV चैनल्स के लिए होता है, वो न्यूज़ चैनल्स के लिए होता है, OTT प्लेटफॉर्म्स या जो इंटरनेट के चैनल्स हैं वो इस रेगुलेशन में, सेंसरशिप में नहीं बैठते। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये कई बार ऑब्जर्व किया है कि हम इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रोक नहीं लगा सकते। हम OTT प्लेटफॉर्म्स की प्री सेंसरशिप नहीं कर सकते। कोई कंटेंट वो पब्लिश करें उसके पहले से हम उसको सेंसर नहीं कर सकते, जैसे हम किसी सीरियल के लिए या किसी फीचर फिल्म के लिए करते हैं। ये एक डिफरेंस है OTT प्लेटफॉर्म्स में और फीचर फिल्म्स में, सीरियल्स में और TV पे आने वाले सारे कंटेंट में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी चेक और बैलेंस नहीं है। 2021 में ये डिसाइड किया गया कि 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक, अगर कोई शिकायत करे तो हमारी शिकायत सुने कौन। अब तक एक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर एक YouTube चैनल ने कोई गलत बात कह रखी है, मुझे शिकायत करनी है, मैं किससे शिकायत करूंगी? बिल्कुल। क्रिएटर तो मेरी बात सुनेगा नहीं। सुनने वाला कौन है? पब्लिशर जो YouTube है। तो एक कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम को बिठाया गया 2021 में, जिसके तहत हमें शिकायत करने का हक मिलता है। उसके बाद एक इंटरनल ग्रीवियंस रिड्रेसल का एक सिस्टम बनाया गया कि अगर कोई कंटेंट सही नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है या उसमें न्यूडिटी इन्वॉल्व है या किसी का अपमान हुआ है, उसको हटाने का प्रावधान होना चाहिए। और हमारे पास ये हक होना चाहिए कि हम एक शिकायत करें और जिस बारे में हम शिकायत करें उसको देखा जाए और उस कंटेंट को हटाया जाए। और आखिर में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है, जो INB मिनिस्ट्री है, वो इन सारी चीज़ों का ओवरव्यू कर पाए, इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रख पाए। ये सुनने में 3 बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, लेकिन इन 3 स्टेप्स ने हमारी ऑनलाइन दुनिया को बहुत ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। चारू, एक है हेट स्पीच और एक है फ्री स्पीच। लेकिन फ्री स्पीच जिसे संविधान ही हमें अधिकार देता है, लेकिन वो कब कैसे हेट स्पीच में बदल जाती है कई बार पता नहीं चलता। तो हेट स्पीच और फ्री स्पीच के फ़र्क को समझने के लिए क्या कोई कानूनी व्यवस्था है,
और अगर कोई आदमी इससे इफेक्ट हो रहा है तो वो किस तरीके से इसके खिलाफ जा सकता है, कैसे सहारा ले सकता है? देखिए, फ्री स्पीच का अधिकार तो हमारा संविधान हमको देता है। और फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम बस अपनी अपनी बातें करें। हम सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं, हम सरकार की नीतियों के खिलाफ भी बोल सकते हैं, हम कोई ऐसी मीम भी बना सकते हैं, कोई कार्टून शेयर कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से चाहे सटायर का इस्तेमाल करें या कोई हास्य कविता का इस्तेमाल करें, हम इसका इस्तेमाल करके अपनी फ्री स्पीच को यूटिलाइज करके हम जो चाहें वो बोल सकते हैं। लेकिन जब हमारी फ्री स्पीच किसी समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ाने का काम करे, जब हमारी स्पीच की वजह से किसी की धार्मिक सोच को ठेस पहुंचे, जब हमारी स्पीच की वजह से हम किसी लिंग का, किसी क्षेत्र का बार बार अपमान करते जाएं, तो वो हेट स्पीच बन जाती है। और ये आर्टिकल 19(2) के तहत कंप्लीटली अलाउड ही नहीं है। ये हेट स्पीच और फ्री स्पीच के बीच में बहुत ही बारीक सी लकीर है, लेकिन इस बारीक सी लकीर को हमारे संविधान ने भी और हमारे कोर्ट्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है। और हमारे पास इसमें बहुत सारे इनबिल्ट प्रोटेक्शंस भी हैं। सो जैसे सेक्शन 197, 198 है, ये अगर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करे, दंगे फैलाने का काम करे, तो हम इन चीज़ों को हटा सकते हैं, इनको ऑनलाइन से रिमूव कर सकते हैं। देखिए, हमारे बोलने से दंगे अगर भड़कने लगे या इलेक्शंस के जो नतीजे हैं वो इम्पैक्ट होने लगे, या हमारे बोलने से हमने दिल्ली में बैठकर कुछ बोल दिया और परेशानी देश के दूसरे कोने में हो गई, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना एक बहुत फाइन लाइन और कानून के तहत बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है अमृता जी। क्योंकि आप एक बात ये देखिए कि कानून तो हमारे बॉर्डर्स से बनते हैं, है ना? हमारे देश के जो बॉर्डर हैं उसके हिसाब से हम अपने देश के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के कोई बॉर्डर्स नहीं है, इंटरनेट के कोई बॉर्डर्स नहीं है। अगर कोई अमेरिका में बैठकर कुछ ऐसा कहता है जो हमारे देश में दंगे भड़का रहा है, तो हमारे पास तब कोई तरीका ऐसे क्लियर तरीके से बच नहीं जाता। मैं नाम लेकर ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहती, लेकिन ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा एरिया ऑफ गवर्नेंस है जिसको एक बहुत अच्छे तरीके से हमारा देश अब मैनूवर कर रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में जो भारत के आईटी लॉज हैं, जो कंटेंट रेगुलेशन लॉज हैं, वो दुनिया में अमंग्स द बेस्ट है, क्योंकि लाइक आई सेड ये बहुत ही ग्रे स्पेस है और ऑनलाइन दुनिया में बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करते। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चिंता का सबब भी है। बिल्कुल। चारों हम एआई के ज़माने में हैं जी, और एआई जिस तरीके से हावी और जिस तरीके से हमें चला रहा है, एआई के इस ज़माने में, चूँकि हम जानते हैं कि इसमें एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं है जो एआई पर सेंसरशिप कर सके, और बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो कंटेंट क्रिएट हो रहे हैं वो एआई के तहत हो रहे हैं। ऐसे में आप कितनी बड़ी चुनौती इसे मानती हैं? क्योंकि तब बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक तो शिकायत करना, जिम्मेदारी किसकी होगी, कैसे उसे पनिश किया जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल डन बाय एआई। बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे एआई रिलेटेड कंटेंट है, एआई क्रिएटेड कंटेंट है, जो डीप फेक्स है, ये कुछ समय पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। जब पिछली बार भी हमारे आईटी रूल्स फ्रेम हुए थे तो ये एआई का यूटिलाइजेशन कंपैरेटिवली कम था। पिछले 4 सालों में, 5 सालों में ये बढ़ता चला जा रहा है, और आगे आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि एआई का यूज़, डीप फेक का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये अगेन ये ग्रे जोन है जिसको हमारी गवर्नमेंट मैनूवर कर रही है, और इस ग्रे जोन को मैनूवर करने के 2 बहुत सिंपल तरीके हैं। एक, हम अपने अधिकारों की जानकारी रखें, हम अपने अधिकारों के साथ साथ हम अपने जिम्मेदारी को अपने मन में रख के चलें। हम एआई रिलेटेड कंटेंट को उसके क्रिएटर से लिंक करना शुरू कर दें। ये हम अभी कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि एआई के लिए कोई कानून ना बना हो, लेकिन कंटेंट के लिए तो कानून है। उस कंटेंट को शेयर करने वाला तो कोई होगा। वीडियो एआई ने बनाई होगी, लेकिन हो सकता है उस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पे किसी ने पोस्ट किया हो, इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके व्हाट्सएप के द्वारा बहुत सारी जगहों पे फॉरवर्ड किया हो। तो जो ये इंसान है जिसने इस वीडियो का इस्तेमाल किया अपने प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने के लिए, कुछ जिम्मेदारी उसकी भी बनती है, कानूनी तौर से भी और सामाजिक तौर से भी। और इसलिए हमको एक बार सोच भी लेना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हम अपने यंगस्टर्स को ये बात बता पाए, आप जो शेयर करें जिम्मेदारी के साथ शेयर करें, अपनी तरफ से एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं द बक विल स्टॉप।
एंड द बक विल स्टॉप विद द पर्सन जिसने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया है। चारू, क्या डिजिटल दुनिया में अभिव्यक्ति की आज़ादी और कानूनी जिम्मेदारियों के बीच एक बढ़िया अच्छा संतुलन बनाया जा सकता है, और अभी तक अदालतों का इसे लेकर दृष्टिकोण क्या रहा है? हमारी जो अदालत है, ये जो मैं एक बहुत पतली लकीर की बात कर रही थी, जो फ्री स्पीच और हेट स्पीच के बीच में एक बहुत पतली लकीर है, इस पर बखूबी से चल पा रही है। मैं आपको कुछ केसेस का इनफैक्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ। तो 2015 में श्रेया सिंघल का एक केस हुआ था, जहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया था कि आप फ्री स्पीच के तहत अगर कोई बातें कहती हैं तो कोई भी सरकार, इंसान तो छोड़ दीजिए, कोई भी सरकार उस इंफॉर्मेशन को हटा नहीं सकता। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुणाल कामरा, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जो जिस तरीके से अपनी फ्री स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। हाल में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत फ्रीडम के साथ एक बहुत लॉन्ग रोप, जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत लंबी रस्सी छोड़कर इन सारे केसेस पे डिसीजन लेता है। लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे जो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी बातें शेयर कर रहे थे, ऐसी पोस्ट्स डाल रहे थे जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक था, जो हमारी देश की अखंडता के खिलाफ था। तो इन सब चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाने पर हाँ करी। एक सवाल जो मेरे एक दर्शक ने पूछा है, और ये मेरा भी सवाल है कि क्या कोई आम नागरिक आरटीआई के तहत ये जान सकता है कि सरकार ने पर्टिकुलर किसी कंटेंट को, किसी यूट्यूब चैनल को या किसी ऐप को ब्लॉक किया है या बंद किया है? अगर किया है तो क्यों किया है? ये जो रिप्लाईज सरकार आरटीआई में लिखकर देती हैं, और आप बिल्कुल मांग सकते हैं, हर चीज़ के लिए आप आरटीआई लगा सकते हैं। ये बहुत डिटेल्ड रिप्लाई होता है। इसमें ये लिख कर आता है किस अथॉरिटी ने ये ऑर्डर पास किया है, कौन से रूल्स के तहत इस कंटेंट को हटाया गया है, क्रिएटर को नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था। ये सारी की सारी डिटेल्स सरकार आपको इस आरटीआई के जवाब के तहत पब्लिश करती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी केवल एक ही प्रावधान है जहाँ पर सरकार ओमिट कर सकती है यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना। ये अगर एग्जेम्पशन तभी मिलता है अगर ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो। जी, ओके। चारू, अब चूँकि मुझे लगता है कंक्लूडिंग का टाइम है, एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि आपके अनुभव में एक जागरूक डिजिटल नागरिक बनने के लिए आम लोगों को कौन कौन से जो मेन, अगर मैं 3 कानूनी अधिकारों की बात करूं जो उनके लिए जाना बहुत ज़रूरी है, और एक जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए आपकी जिम्मेदारी भी क्या होना चाहिए? यहाँ पे से कैसे एक आपका ये मैसेज भी होगा लोगों के लिए? बहुत खूब अमृता जी, 3 अधिकार और 3 जिम्मेदारियां। तो अधिकारों में तो सबसे पहला आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारे संविधान के तहत आर्टिकल 19 जो आपको देता है, आपके पास अपनी भाषा, अपना धर्म, सटायर पोस्ट करने का या सरकार तक की आलोचना करने का अधिकार है। एक आपको राइट टू लीगल रिड्रेसल मिलता है आईटी रूल्स के तहत। अगर कोई समस्या है, ये भी आपका अधिकार है, आप लीगल रिड्रेसल के तहत किसी इंफॉर्मेशन को हटवा सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है राइट टू प्राइवेसी। आपकी हर एक इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हैं ऑनलाइन या इंटरनेट पर अगर अवेलेबल है, तो राइट टू प्राइवेसी, अगेंस्ट स्टॉकिंग आपका अधिकार, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपके रहे 3 अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक राइट टू लीगल रिड्रेसल एंड राइट टू प्राइवेसी। ये 3 बहुत बड़े अधिकार हैं और हमें इन तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इससे भी अहम जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं। और इससे भी अहम हम जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं। तो सत्यता का ख्याल रखना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। ऑथेंटिक होनी चाहिए, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम शेयर करें, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है। दूसरी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाषा का प्रयोग थोड़ा नाप तोल कर करें। जो हमें अपने लिए सुनना पसंद नहीं है, हम उस भाषा का प्रयोग दूसरों के लिए ना करें। हम अपने परिवार का बचाव जिस तरीके से करना चाहते हैं, हम दूसरे लोगों के परिवार के बारे में भी वो ही भावना लेकर चले, हम उनका भी बचाव करें। अगर हमें किसी एक इंसान की आलोचना करनी है या अपमान करनी है, हम उसके बच्चों तक ना जाएं, उसके परिवार तक ना जाएं, ये मेरा मानना है। और तीसरी, ये भी मैं जिम्मेदारी ही मानती हूँ,
ये है कि हमें शिकायत करने से अब हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई समस्या है उसके बारे में अगर हमारे आसपास के लोग भी हिचकिचा रहे हैं, कोई परेशान है, तो हमें उनको ये एडवाइस देना चाहिए कि आप हिचकिचाएं नहीं, आप जाकर शिकायत करिए, आपकी शिकायत को ज़रूर सुना जाएगा और उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। सो बी अवेयर बट बी अ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल क्रिएटर, क्योंकि आप डिजिटल एरा में रह रहे हैं तो आपको हर चीज़ को बहुत ही अवेयर तरीके से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑथेंटिक तरीके से आप उसको लेकर चलें। जब भी किसी पोस्ट की बात हो या किसी कंटेंट की बात हो, किसी भी वर्ग में और किसी भी क्षेत्र में, हम सभी चूँकि हम डिजिटल एरा में हैं और डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो बहुत ही सतर्क और समझदारी से रहने की ज़रूरत है। देखिए, हर दिन दुनिया बदल रही है और इस दुनिया के साथ हमको भी बदलना होगा। हमारे हाथों में सिर्फ एक मोबाइल होने से बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि हर कुर्सी पे बैठने के साथ आपको जो ताकत मिलती है उसके साथ उस ताकत को संभालने की समझ भी होनी चाहिए। तो आज जो हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन, एक स्मार्टफोन की ताकत है, उसको संभालने की जिम्मेदारी और समझ, सूझबूझ भी हम अपने अंदर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चारू, बहुत बहुत शुक्रिया इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को इतनी सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार हम इस बात की कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं और हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही बखूबी और बहुत ही सिंप्लीफाई करके चारू ने हमें बताया। चारू, बहुत शुक्रिया। तो संसद टीवी का ये जो कार्यक्रम है, आप तमाम जो संसद टीवी के यूट्यूब चैनल है उस पर भी देख सकते हैं। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपको जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए, आपके अधिकारों और आपके कर्तव्यों से आपको रूबरू करवाने के लिए मिलेंगे। तब तक रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।